आज के इस लेसन में हम अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स के सेकेंड यूनिट का जो फर्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है मनी। इसमें हमको जो जो टॉपिक्स पढ़ने हैं वो सबसे पहले मनी है क्या, मनी की इम्पोर्टेंस क्या है। सेकेंड है बार्टर सिस्टम, जिसको कि वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं, जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में सबसे पहली व्यवस्था थी या सबसे प्राचीन व्यवस्था थी, जिससे हटने के लिए या जिसमें जो कमियां थी, जो लिमिटेशंस थी बार्टर सिस्टम में, उनको दूर करने के लिए ही बाद में मनी का आविष्कार किया गया। और थर्ड जो हमारा टॉपिक है वो है उसके बाद मनी के बारे में पढ़ेंगे। डेफिनेशन क्या है मनी की, इकोनॉमिक टर्म में जो मनी की डेफिनेशन है, जो जो वो वर्क करती है उसको शामिल करते हुए उसके डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। और लास्ट टॉपिक है मनी सप्लाई क्या होती है, मार्केट में मनी की सप्लाई क्या है, मनी सप्लाई के फीचर्स क्या हैं, और मार्केट में जो जो जिनको भी हम मनी सप्लाई कहते हैं उसको मेज़र करने के तरीके हैं। टोटल 4 तरीके हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में केवल M1 मेज़र ऑफ सप्लाई का तरीका है, उसके बारे में डिस्कस करना है कि उसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कौन कौन सी चीज़ों को जब हम शामिल करते हैं तो हम M1 मेज़र तक पहुंचते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, आखिर मनी का इंट्रोडक्शन क्या है। तो बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी ऑफ मॉडर्न टाइम में आधुनिक काल की मनी जो है, जो भी पेपर बोलते हैं या करेंसी बोलते हैं, जो भी चीज़ें मनी में आती हैं, वो क्या है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी है ह्यूमन के आपस में इंटरेक्शन के लिए। अगर मनी नहीं होती तो ट्रांजेक्शन्स के या दो वस्तुओं के एक्सचेंज के, कैसे एक दूसरे से ख़रीदना है, कैसे चीज़ व्यापार नहीं होता, इकोनॉमी का वो सिस्टम ही इस्टेब्लिश नहीं हो पाता अगर मनी नहीं होती। वही बात लिखी गई है, सेंटर पॉइंट ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में हम कहते हैं कि ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स जो हैं इन्वॉल्व होते हैं। कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई ऐसा वर्क जिसको करने से आपको कुछ मॉनेटरी इनकम होती है, कुछ ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसमें। तो अगर मनी है तभी आपके वर्क के लिए, आपको जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसके लिए आपको ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उसके लिए आपको पैसे मिलते हैं या आप किसी को पैसे देते हैं, तो मनी उसमें हेल्प करती है। थर्ड है मॉडर्न इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैन नॉट बी इमेजिन्ड विदाउट मनी। सही बात है। जो भी आज के टाइम में जो हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उसमें एडम स्मिथ की डेफिनेशन ही है कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ मनी, अर्थात जो है वो धन का विज्ञान है। तो जो मनी है, जो मनी का फॉर्मेट, अगर मनी हमारे पास नहीं होता तो हम मॉडर्न इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, या जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जितनी डाइवर्सिटीज़ हैं उनको शायद ना पढ़ पाते। इसके बाद जो हमारा जो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम मतलब क्या है कि जब मनी नहीं हुआ करती थी तब हमारे बीच में एक्सचेंज कैसे होते थे, पीपल एक दूसरे से एक्सचेंज कैसे करते थे। जैसे फ़ोटोज़ में दिया हुआ है कि किसी के पास कुछ है, एक दूसरे से किसी के पास जो भी वस्तुएं हैं, आपस में लोग वस्तुओं का एक्सचेंज करते थे एक दूसरे से और अपने नीड्स को फुलफ़िल करते थे। उस सिस्टम को ही क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम बोलते हैं। बार्टर सिस्टम रिफर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब अगर हमको मेरे पास वीट है और किसी दूसरे के पास राइस है, और मुझे राइस की ज़रूरत है और उसको वीट की ज़रूरत है, तो हम दोनों लोग आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। बार्टर सिस्टम उसी को बोलते हैं। इसको हिंदी में वस्तु विनिमय प्रणाली भी कहते हैं। बार्टर सिस्टम को क्या, डायरेक्ट बार्टर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो डायरेक्टली हम कोई बीच में मनी इन्वॉल्व नहीं होती कि अगर मुझे मेरे पास वीट है और मुझे राइस चाहिए, तो पहले मैं अब वीट को किसी अब दूसरे व्यक्ति से बेचूंगा, उससे पैसे कम लूँगा और फिर उन पैसे से लेकर मैं किसी तीसरे व्यक्ति के पास जाऊंगा, उससे राइस खरीदूंगा। बार्टर सिस्टम में क्या होता है, वो बीच में जो मनी का कॉन्सेप्ट है वो अनअवेलेबल रहता है। तो अब अगर आपको वीट खरीदना है तो आपको किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जिसको वीट की ज़रूरत हो, और साथ साथ अगर आपको उसके बदले में राइस चाहिए तो उस व्यक्ति के पास क्या होना चाहिए, राइस भी होना चाहिए आपको देने के लिए। तो ये सिस्टम जो है, इसको क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम बोलते हैं, या इसको सीसी इकोनॉमी भी बोलते हैं। कमोडिटी इकोनॉमी बोलते हैं। कमोडिटी का मतलब कोई वस्तु की जो आपस में एक्सचेंज होते हैं उसको ही बार्टर सिस्टम बोलते हैं। अब बार्टर सिस्टम वर्क कैसे करेगा, अब बार्टर सिस्टम वस्तु विनिमय प्रणाली आपको करनी है तो उसके लिए मेजर जो चीज़ है वो क्या चाहिए, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब जो अभी एक्सप्लेन किया मैंने, कि जो मेरी ज़रूरत है वो किसी सामने वाले व्यक्ति के पास होना चाहिए, प्लस जो मेरे पास है वो सामने वाले की भी ज़रूरत होनी चाहिए। मतलब मेरी ज़रूरत का सामान उसके पास होना चाहिए और उसकी ज़रूरत का सामान मेरे पास होना चाहिए, तभी ना हम आपस में एक्सचेंज कर पाएंगे। इसको क्या बोलते हैं, डबल कोइंसिडेंस। ये कोइंसिडेंस होना चाहिए कि दोनों की नीड्स जो हैं आपस में मैच करती हैं।
या जो मुझे चाहिए वो तुम्हारे पास है, जो तुम्हें चाहिए वो मेरे पास है। ये कॉन्फिडेंस बनना चाहिए, तभी बार्टर सिस्टम में एक्सचेंज हो पाएगा, नहीं तो एक्सचेंज जो है काफ़ी मुश्किल होगा। क्योंकि ये प्रिमिटिव व्यवस्था है, प्राचीन काल की व्यवस्था है। उस टाइम जो है लोगों की नीड्स उतनी ज़्यादा नहीं होती थी, इतनी ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज नहीं होती थी, इतनी वैरायटी नहीं होती थी। तो इस कारण से जो भी बेसिक नीड्स होती थी व्यक्ति जो है इस सिस्टम से फुलफ़िल कर सकता था। लेकिन जैसे जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ी, चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती चली गई, नई नई तरह की गुड्स मार्केट में आ गई, नई नई तरह की सर्विसेज आ गई, तो ये जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की चीज़ है वो इजीली अवेलेबल होना या कहें कि नामुमकिन सी चीज़ हो गई। उसकी वजह से फिर हम मनी का आविष्कार किया गया। व्यवस्था जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो किस पे शिफ्ट हुई, मॉनेटरी सिस्टम पे शिफ्ट हुई। तो बार्टर सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसके कारण से फिर मनी को इन्वॉल्व किया गया, मनी की डिस्कवरी की गई। नेक्स्ट उसी में बात करेंगे हम कि आखिर कौन कौन सी लिमिटेशंस थी बार्टर सिस्टम में जिसके वजह से ये जो व्यवस्था उतनी सफल नहीं थी या लोगों के नीड्स को फुलफ़िल केवल एक बेसिक अमाउंट तक या एक बेसिक लेवल तक ही फुलफ़िल कर पाती थी। तो लिमिटेशंस ऑफ बार्टर एक्सचेंज का मतलब जो बार्टर एक्सचेंज में कौन कौन सी कमियाँ थी या कौन कौन से प्रॉब्लम्स थे। पहला है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अभी हमने बात की कि इसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स को ढूंढना जो है काफ़ी मुश्किल काम होता था। लोगों के पास इतनी आसानी से डबल कोइंसिडेंस है, जो मुझे चाहिए उसके पास है, जो उसको चाहिए मेरे पास है, वो कोइंसिडेंस जो है बहुत आसानी से बन नहीं पाता था, जिसके कारण से बार्टर सिस्टम में ढेर सारे प्रॉब्लम्स होते थे। सेकंड है लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। इसमें बात क्या हुई कि हाउ मच वीट इज़ नीडेड टू एक्सचेंज विद 1 kg ऑफ राइस। एक एग्जाम्पल था कि कॉमन मेजर की वैल्यू नहीं है। अभी क्या है कि हमारे पास मनी है, हमने हर चीज़ की प्राइसेस जो है किस में डिसाइड किए हुए हैं, मनी में डिसाइड किए हुए हैं। कि अगर राइस की कीमत 20 रुपये kg है और वीट की कीमत 10 रुपये kg है, या कोई कोई भी वस्तु है, जूते की कीमत इतने रुपए में है, साइकिल की कीमत इतने रुपए में है, कार की कीमत इतने रुपए में, मतलब सबके लिए एक सबकी वैल्यू को मेज़र करने का एक कॉमन गुड्स है, उसको हम बोलते हैं मनी। वो रुपए, वो पैसे जो हैं सबकी प्राइसेस को वो डिसाइड करते हैं। वो एक क्या है, एक कॉमन सा मेज़र है कि अगर अब हम कहें कि 20 रुपये kg के हिसाब से राइस मिल रहा है और 10 रुपये kg के हिसाब से वीट मिल रहा है, तो मतलब वो जो वीट जो मनी है उसने क्या किया, दोनों के बीच में एक कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू बनाया। और इसका मतलब ये हुआ कि आप 2 kg वीट के बदले में 1 kg राइस ले सकते हैं, क्योंकि वीट की कीमत 10 रुपये और राइस की कीमत 20 रुपये। तो मनी ने क्या किया, दोनों के बीच में एक कॉमन सी वैल्यू बना दी और ये बता दिया कि आप इतने kg वीट के बदले इतने kg राइस ले सकते हैं। लेकिन जब मनी नहीं है, जब बार्टर सिस्टम है, तब वो सिचुएशन कैसी होगी, तब कैसे डिसाइड करेंगे कि कितने kg राइस के बदले कितने kg वीट दिया जाए, क्योंकि दोनों के बीच का कोई कॉमन वैल्यू तो है नहीं। किसी की वैल्यू ज़्यादा भी हो सकती है, किसी की वैल्यू कम भी हो सकती है। आप कार को एक्सचेंज करने जाओगे, आपको कार चाहिए और आप कार एक्सचेंज करने जाओगे वीट से, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कितना वीट देना है तब एक कार मिलेगी? कोई वैल्यू थोड़ी है उसकी, उसका हमको तो पता नहीं है कि कार की प्राइसेस इतनी है और 1 लाख रुपए कार की प्राइस है और वीट की कीमत 20 रुपये kg है, तो इतने kg अगर हमने वीट दिया तो हमको इसके बदले में एक कार मिल जानी चाहिए। तो वो क्या है, लैक ऑफ सेकंड जो बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम क्या थी कि लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू की समस्या थी। और हम इससे ये नहीं पता कर पा सकते थे कि हाउ मच वीट या कोई भी वस्तु कितनी चाहिए दूसरे वस्तु की इतनी मात्रा को एक्सचेंज करने के लिए। थर्ड जो पॉइंट है वो है लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है कि अगर आपने किसी से कोई वस्तु आज खरीदी और आप चाहते हो कि पेमेंट उसको 10 दिन बाद करूँ या 20 दिन बाद करूँ या 1 साल बाद करूँ, तो उस सिचुएशन में बार्टर सिस्टम जो है उसमें डेफर्ड पेमेंट की व्यवस्था नहीं होती थी। अगर आपके पास डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स हो गई और आपको कुछ चाहिए, तो आप वादे के हिसाब से किसी से वस्तुएं लेना जो है काफ़ी मुश्किल काम था। अगर आपको क्रेडिट लेना है या आपने कोई सामान दिया, बोला कि अभी नहीं दे पाऊँगा कल दूंगा, जो भी चीज़ें हैं, फ्यूचर पेमेंट्स नहीं हो की फ्यूचर पेमेंट्स उसमें प्रॉब्लमेटिक थे। क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स यानी कि पहले किसी को पैसा दे दिया कि आपसे बाद में वो वस्तु ले लूँगा। तो आज के टाइम में क्या है कि हम पैसे के हिसाब से सारी चीज़ें दे सकते हैं। पैसा हमने दे दिया तो आज नहीं कल लेंगे, लेकिन अगर आपने किसी को गेहूँ दे दिया या राइस दे दिया और बोला कि आप अगले टाइम में ले लूँगा, तो उसकी जो वैल्यू है वो क्या पता रखे रखे ख़राब भी हो सकती है, या उस वीट की वैल्यू कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन अगर कम आज के टाइम में अगर चीज़ें उसकी वैल्यू जो है कम ज़्यादा होगी तो वो किस में एडजस्ट हो जाएगा, मनी में, उसकी प्राइसेस में एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन उस टाइम बार्टर सिस्टम में ये चीज़ें डेफर्ड पेमेंट की व्यवस्था जो है काफ़ी टफ थी।
और लास्ट पॉइंट जो फोर्थ पॉइंट है वो है लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। आज क्या करते हैं हम, कुछ चीज़ें बेचते हैं, कुछ चीज़ों को पैसे कमाते हैं उससे, और उस पैसे को हम स्टोर करके रख सकते हैं। वो नोट होती है, वो करेंसी होती है, उसको हम जब चाहें जितने दिनों तक चाहे रख सकते हैं, या उसको हम बैंक में भी रख सकते हैं, उसको क्रेडिट का अपना डेबिट कार्ड से निकाल सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं, जब हमने कुछ बेचा और हमने उस पैसे को जाके कहीं जमा किया या अपने पास ही पैसे को रखा, तो उसको काफ़ी ज़्यादा दिनों तक हम स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जब बार्टर सिस्टम में आपको आपको कोई वेल्थ स्टोर करनी है, आपको कुछ पैसे स्टोर करने की आज नहीं, कभी नीड होगी, कभी ज़रूरत होगी, कभी कोई आवश्यकता आएगी या कोई इमरजेंसी होगी, तब मैं पैसे का यूज़ कर पाऊँगा जो आज मैंने कमाए हैं, उसका उसको स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन बार्टर सिस्टम में क्या होता है, आप गुड्स को तो स्टोर करके रख नहीं सकते, क्योंकि ज़्यादातर वस्तुएं कितनी होती हैं, उनकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी कम होती है। चाहे कोई खाने की वस्तु हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, सबकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी कम होती है। प्लस पैसे को बचा के रखना, बैंक में रखना या अपने कहीं घर में रखना, वो उतनी जगह नहीं घेरता है और उसको रखना काफ़ी आसान होता है। अगर आपको 1 लाख रुपए के बराबर का गेहूँ स्टोर करके रखना हो, तो घर घर में काफ़ी सारी जगह घेर लेगा वो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसको रखना या उसको स्टोर करना, वेल्थ को स्टोर करना भी इसमें बार्टर सिस्टम में काफ़ी प्रॉब्लमेटिक था और उतना आसान नहीं था जितना कि मनी सिस्टम में है। तो ये सारे लिमिटेशन थे, 4 तरीके के लिमिटेशन थे, और इन्हीं लिमिटेशंस को दूर करने के लिए फिर एक नई व्यवस्था आई मार्केट में, जिसको हम बोलते हैं मॉनेटरी सिस्टम या मनी व्यवस्था। उसके बारे में बात करते हैं कि आखिर मनी क्या है, मनी की डेफिनेशन क्या है। तो मनी की डेफिनेशन क्या है, मनी इज़ एनीथिंग विच इज़ जनरली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सबसे पहली बात यही होगी, बार्टर बार्टर सिस्टम में मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या था, वही आपस में गुड्स डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। वहाँ पे कोई बीच का मीडिएटर सिस्टम नहीं था। मनी क्या करती है, बीच में एक मीडियम क्रिएट कर देती है। साथ साथ क्या करती है, वो मेज़र ऑफ वैल्यू, सारे वस्तुओं की प्राइसेस डिसाइड करती है इन द फॉर्म ऑफ मनी, जिससे सबकी वैल्यू का पता चल जाता है कि अगर किसी की प्राइस कम है, किसी की प्राइस ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या, जिसकी प्राइस ज़्यादा है वो ज़्यादा वैल्यूएबल है, वो ज़्यादा महंगी है, वो ज़्यादा अच्छी। जैसे गोल्ड की प्राइसेस हो गई, अब आप गोल्ड एक्सचेंज करने जाओ गेहूँ से, तो उस टाइम कोई मीडियम नहीं था, और ये पता लगाना काफ़ी टफ टास्क, मतलब अगर हम एक्सचेंज करते गेहूँ को गोल्ड से, तो क्या उसमें पता कैसे करते कि कितने गोल्ड के लिए कितने किलोग्राम गेहूँ देना चाहिए। लेकिन अब पता है ना कि गोल्ड जो है एक काफ़ी महंगी धातु है, और उसके लिए आपके इतने प्राइसेस हैं, और आप जितने भी प्राइसेस पे जो है गेहूँ बिक रहा है, वीट बिक रहा है मार्केट में, उससे आप उसको मल्टीप्लाई करके पता कर सकते हैं कि हाँ ये काफ़ी ज़्यादा, इसकी वैल्यू काफ़ी हाई है। सेकंड है स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी जब आपके पास है, तो आप उससे वैल्यूज़ को, अपनी वेल्थ को स्टोर कर सकते हैं काफ़ी आसानी से, और साथ साथ डेफर्ड पेमेंट भी कर सकते हैं। आज मेरे पास पैसे नहीं है, कल दे दूँगा, या ईएमआई पे चीज़ें ले ली, तो वो चीज़ें आपके मॉनेटरी इनकम से घटती चली जाएंगी आज नहीं चीज़ें, और अगर कुछ उसमें प्राइसेस में डिफरेंस होता है, तो वो आगे जाके उसकी वैल्यू से एडजस्ट हो सकती हैं। तो मनी की डेफिनेशन यही हुई, जो जो काम बार्टर सिस्टम में नहीं हो पाता था, उसी काम को जो चीज़ कर दे, या उन जो लिमिटेशन थी बार्टर सिस्टम में, जो वस्तु ऐसा काम करे, उसको हम क्या कह सकते हैं, मनी कहते हैं। तो मनी इज़ एनीथिंग, कुछ भी है, वो कोई भी फॉर्म हो सकता है, वो पेपर हो सकता है, वो कॉइन्स हो सकती हैं, वो क्रेडिट कार्ड हो सकता है, प्लास्टिक मनी हो सकती है, वो फ़ोन पे पेटीएम से ट्रांसफर्स होते हैं, सारी चीज़ें हो सकती हैं, कुछ भी, कोई भी है। मनी इज़ एनीथिंग विच इज़ जनरली, जो सब कोई जनरली एक्सेप्ट करता है एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आप दुकान पे कुछ खरीदने जाते हैं, किसी को फ़ोन पे से या पेटीएम से ट्रांसफ़र कर देते हैं, क्यूआर कोड, बार कोड, क्यूआर कोड उसका स्कैन करके, क्योंकि वो सामने वाला व्यक्ति जो है उसको एक्सेप्ट कर रहा है। मतलब क्या हुआ कि वो जो पेटीएम मनी है, या पेटीएम से जो पैसे ट्रांसफ़र हो रहे हो, आप मुझे किसी ने इतनी सारी, कई सारे किलो सब्जियां दे दी और सब एक साथ दे दी, उसको दिख रहा है, और मैंने उसको बदले में क्या दिया, मैंने उसको एक ट्रांसफ़र कर दिया, और उसके अकाउंट में पैसे केवल लिख, मेरे अकाउंट से 100 रुपये कट के उसके अकाउंट में लिख दिए। उस टाइम उसको कुछ नहीं मिला, कोई पैसा उसको, उसके हाथ में कुछ नहीं गया, लेकिन कम से कम उसने एक्सेप्ट किया ना। जनरली वो एक्सेप्टेड है कि हाँ, अगर वो 100 रुपये मेरे अकाउंट से कट के उसके अकाउंट में चढ़ गए, इसका मतलब मॉनेटरी ट्रांजेक्शन हो गया। तो मनी इज़ एनीथिंग विच इज़ जनरली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पहली बात तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए जनरली एक्सेप्टेड है, हर कोई उसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए एक्सेप्ट करता है, मतलब इसमें डबल कोइंसिडेंस की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे वीट चाहिए और मेरे पास राइस है बेचने के लिए, तो मैं डबल कोइंसिडेंस की ज़रूरत नहीं है कि मैं उस व्यक्ति को ढूंढूं जिसके पास वीट है और जिसको राइस की ज़रूरत है। मैं क्या करूँगा, अपने
अपने राइस को ले जाकर मार्केट में बेचूंगा, उससे कुछ पैसे कमाऊंगा और फिर उस पैसे को लेकर किसी तीसरे व्यक्ति के पास, किसी दुकान के वाले के पास जाऊंगा और उससे कहूँगा ये पैसे ले और मुझे वो वीट दे दे। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर कोई मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है डबल कोइंसिडेंस की कोई ज़रूरत हुई नहीं। साथ साथ मेजर ऑफ वैल्यू की बात है, सारी चीज़ों की वैल्यू जो है किस में डिसाइडेड है, मॉनेटरी फॉर्म में डिसाइडेड है। सब हम मनी को इजीली स्टोर कर सकते हैं, अपने पास भी स्टोर कर सकते हैं, बैंक में भी स्टोर कर सकते हैं और साथ साथ उससे डिफर्ड पेमेंट भी, फ्यूचर पेमेंट्स या क्रेडिट पेमेंट भी काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है मनी सप्लाई का टॉपिक है। इसमें बीच में एक टॉपिक था फंक्शंस ऑफ मनी। फंक्शंस ऑफ मनी यही सारे जो भी हमने बात की कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में एक्सेप्टेड है या मेजर ऑफ वैल्यू करता है, स्टोर ऑफ वैल्यू करता है और यूज़ डेफर्ड पेमेंट के लिए इजीली यूज़ किया जा सकता है। यही सारे 4-5 के हैं उसके फंक्शंस हैं, लेकिन फंक्शंस को हम अलग से डिस्कस इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो जो है वो इस टाइम सिलेबस में नहीं है, सिलेबस से हटा दिया गया है क्लास 12 के। इसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर में वो है मनी सप्लाई। अभी हमने बात की मनी की। अब मार्केट में मनी आती है, लोगों के पास पैसे होते हैं, लोग एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं, तो वो पैसे हैं क्या? उन सारे पैसों को मिलाकर हम क्या कहते हैं कि मार्केट में अगर मनी सप्लाई इतनी ज़्यादा है, मनी सप्लाई कम है या ज़्यादा है, तो उससे क्या होगा, वो सारी चीज़ें बात की। लेकिन मनी सप्लाई को समझना हमको। मनी सप्लाई क्या है? मनी सप्लाई रिफर्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी। टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी, जितनी भी मनी है, चाहे वो कॉइन हो, चाहे वो करेंसी हो, चाहे आपके बैंक अकाउंट में रखे डिमांड डिपॉजिट हो जिनको आप चेक से निकाल सकते हैं या एटीएम से निकाल सकते हैं, आपके सेविंग अकाउंट में जो भी पैसे रखे हैं वो सब क्या है? मनी सप्लाई है। मनी सप्लाई जिसका हम इजीली यूज़ कर सकते हैं अपने गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करने के लिए, या जब भी हमको ज़रूरत लगे हम उसका यूज़ कर सकें, तो उसको क्या बोलते हैं? मनी सप्लाई रिफर्स टू टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम जितनी भी मनी है हेल्ड बाय पब्लिक एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। पब्लिक के पास, किसके पैसे? पब्लिक के पास पैसे। पब्लिक में दो चीज़ें आती हैं, या तो इंडिविजुअल व्यक्ति होगा या हमारे द्वारा चलाई गई जो बिजनेस फर्म्स होंगी। बिजनेस फर्म्स भी क्या करती हैं? मॉनेटरी एक्सचेंज करती हैं, पैसे देती हैं, पैसे लेती हैं, कमाती हैं, चीज़ें करती हैं, तो वो भी क्या है? पब्लिक के उसमें आएंगी। तो जो भी मनी है, जितनी भी पैसे हैं, जितने भी पैसे हैं हेल्ड के द्वारा, किसके द्वारा किए जाने? पब्लिक के द्वारा एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अब पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम से एक बात समझ में आएगी कि ये कॉन्सेप्ट कैसा, मनी जो सप्लाई है, क्वेश्चंस आते हैं कि ये कैसा कॉन्सेप्ट है, स्टॉक कैसा वेरिएबल है, स्टॉक वेरिएबल है या फ्लो वेरिएबल है? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे है। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या हुआ कि ये कैसा वेरिएबल है? स्टॉक वेरिएबल है। तो मनी सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है, मनी सप्लाई जो वेरिएबल है वो कैसा वेरिएबल है? स्टॉक वेरिएबल। और इसमें हुआ क्या कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम मेज़र कर रहे हैं कि अभी के टाइम पूरी इकनॉमी में जितने भी पब्लिक हैं, जितनी जनता है और उसके साथ साथ जितने बिजनेस फर्म हैं, उनके पास कितने पैसे अभी रखे हुए हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, उस सबको मिलाकर हम क्या बोलते हैं? मनी सप्लाई बोलते हैं। अब मनी सप्लाई के फीचर जो अभी हमने बात की, केवल उसी से रिलेटेड दो फीचर्स हैं, हेल्ड बाई पब्लिक एंड ओनली हेल्ड बाई पब्लिक। पहला जो यहाँ पे लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाई पब्लिक, इसका मतलब क्या? पब्लिक मीन्स मनी यूजिंग सेक्टर। ऐसे सेक्टर जो मनी का यूज़ करते हैं, कमाते हैं और खर्चा करते हैं। ऐसे सेक्टर नहीं जो मनी सप्लाई करते हैं या मनी बनाते हैं, मनी जनरेट करते हैं। जैसे गवर्नमेंट क्या करती है? पैसे प्रिंट करती है, मनी गवर्नमेंट मनी की सप्लाई करती है। जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं, बैंक्स आपस में मनी को जनरेट करते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स क्रिएट करते हैं, मनी सप्लाई करते हैं, उनकी बात नहीं हो रही है यहाँ पर। अब बैंक, कॉमर्शियल बैंक मनी कैसे सप्लाई करते हैं, कैसे जनरेट करते हैं, उसकी बात हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे जो कि हमारा बैंकिंग चैप्टर है। अभी हम क्या बात कर रहे हैं कि पब्लिक क्या है? वो सेक्टर, मतलब मनी जो हेल्ड बाय पब्लिक, उसमें मतलब क्या है कि ऐसे लोग होंगे जो मनी का यूज़ करते हैं, ना कि मनी जनरेट करते हैं या मनी सप्लाई करते हैं। मनी क्या करते हैं? हम कमाते हैं और हम खर्च करते हैं। पब्लिक का मतलब ये हुआ। तो मनी हेल्ड बाय पब्लिक का मतलब क्या? पब्लिक मीन्स मनी यूजिंग सेक्टर, इंडिविजुअल और बिजनेस फर्म्स। या तो बिजनेस फर्म्स होंगी, कोई इंडिविजुअल हमारे द्वारा, या कोई कंपनी होगी, कोई जो भी चीज़ें हैं बिजनेस फर्म, और साथ साथ इंडिविजुअल यानी हमारे तुम्हारे जैसे लोग जो मनी का यूज़ करते हैं। नॉट मनी क्रिएटिंग सेक्टर। दो सेक्टर, गवर्नमेंट और कमर्शियल बैंक, ऐसे सेक्टर हैं जो मनी का क्रिएशन करते हैं, मनी जनरेट करते हैं। उसके बारे में जब हम बैंकिंग सेक्टर पढ़ेंगे तो समझेंगे। सेकंड क्या है? इट इज़ ए स्टॉक कॉन्सेप्ट। अभी हमने बात कर ली कि स्टॉक कॉन्सेप्ट है। स्टॉक कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? स्टॉक एंड फ्लो में डिफरेंस क्या होता है? स्टॉक बात करता है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की, और फ्लो वेरिएबल बात करता है पीरियड ऑफ टाइम की।
तो चूँकि ये क्या है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम से रिलेटेड है, कंसर्न विद द पॉइंट ऑफ टाइम, तो इसका मतलब मनी सप्लाई कैसा कॉन्सेप्ट हुआ, स्टॉक कॉन्सेप्ट हुआ। ये हो गई पूरी मनी सप्लाई की मीनिंग, मनी सप्लाई क्या है और मनी सप्लाई के फीचर्स कौन कौन से हैं, जो उसमें दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखे हुए हैं, उसका रिलेशन क्या है। फिर लास्ट जो है टॉपिक है वो है मेज़र ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को मेज़र कैसे करते हैं कि मार्केट में या इकनॉमी में कितना मनी सप्लाई है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, उसको मेज़र कैसे करते हैं। तो नॉर्मली उसको मेज़र करने के 4 तरीके हैं, इसको 4 अलग अलग फार्मूले हैं जिसमें कुछ हम चीज़ों को शामिल करते हैं कि किसके पास ये इन पॉइंट्स को शामिल करना है, और इससे हमको पता चलेगा कि मनी सप्लाई मार्केट में कितनी है। तो उसके 4 मेजर्स हैं, पहला है M1 मेज़र, सेकंड है M2, थर्ड है M3 मेज़र और फोर्थ है M4 मेज़र। 4 अलग अलग मेजर्स हैं, लेकिन हमको बात केवल करनी है M1 मेज़र के बारे में, क्योंकि सिलेबस में ये M1 ही है। M1 मेज़र क्या है, ये मनी सप्लाई का सबसे नैरो मेज़र है, सबसे कहें कि बेसिक मेज़र है मनी सप्लाई का, और सिलेबस में हमारे यही है इम्पोर्टेंट टॉपिक के रूप में। तो M1 मेज़र क्या हुआ, M1 मेज़र मतलब क्या है, बेसिक मेज़र ऑफ मनी सप्लाई है, ये बेसिक है। इसके बाद M2, M3 और M4 क्या है, वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे 2, 3, 4 वो और एडवांस मेजर्स होते जाते हैं, उनमें कुछ और चीज़ों को शामिल किया जाता है। लेकिन M1 क्या है, बेसिकली जो भी चीज़ें हैं हम उनको शामिल करेंगे। सेकंड है आल्सो नोन एज ट्रांजेक्शन मनी एज इट कैन बी डायरेक्टली यूज फॉर मेकिंग ट्रांजेक्शन। इसकी सबसे अच्छी बात क्या है, चूँकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात क्या है कि ये ट्रांजेक्शन मनी के रूप में या ट्रांजेक्शन मनी सप्लाई की बात करता है। मतलब क्या है कि ऐसे मनी को काउंट करता है इकनॉमी में जो क्या है ईजिली उनसे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और तुरंत डायरेक्टली उनसे अगर हमको कोई पेमेंट करना है तो हम इनसे डायरेक्टली कोई पेमेंट कर सकते हैं। हमको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है कि उसके लिए हमको FD तोड़वानी पड़ेगी या 2-4 दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं। ये क्या है, बेसिक जो मेजर्स है M1 मेजर में उन मनीज़ को काउंट किया जाता है जो ट्रांजेक्शन जो है जिनसे फास्ट ट्रांजेक्शन किया जाएगा। अगर हम अभी हमको कोई पेमेंट करना है तो हम तुरंत उसका पेमेंट कर सकते हैं, उसके लिए हमको किसी टाइम फ्रेम के इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। तब बात करते हैं कि M1 में आते कौन कौन से किन किन मनी सप्लाईज़ को या कहाँ कहाँ से किसके किसके पास जो मनी है उसको काउंट करते हैं, तो वो M1 मेजर ऑफ मनी बन जाता है। पहला है करेंसी एंड कॉइन विद पब्लिक। पब्लिक के पास जितनी जनता है, जितने बिजनेस फर्म है, सबके अकाउंट में या सबके पास जो भी करेंसी रखी हुई है यानी नोट्स रखे हुए हैं, और साथ साथ वो कॉइन जितने रखे हुए हैं, मनी मार्केट में जितने नोट चल रहे हैं एक दूसरे के हाथ में घूम रहे हैं, और जितने कॉइन्स हैं सबको मिला लेंगे तो पहला हो जाएगा किसके साथ में, पब्लिक के साथ में। गवर्नमेंट के पास जितना रखा है या बैंक के पास रखा है उसको शामिल नहीं करना है, हमको किसको शामिल करना है, पब्लिक के पास जितना करेंसी और कॉइन रखा है उसको शामिल करना है। और पब्लिक में भी इंडिविजुअल और बिजनेस फॉर्म्स हो गई। सेकंड है डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक। डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या होता है कि ऐसे डिपॉजिट्स होते हैं कमर्शियल बैंक में, हमारे डिपॉजिट हैं, इंडिविजुअल के हैं, बिजनेस फर्म्स के हैं, उनके बैंक में अकाउंट होता है और उसमें कुछ पैसे रखे रहते हैं, उसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट इसका नाम ये है कि उस डिपॉजिट को जब चाहें तब हम डिमांड कर सकते हैं। हमको किसी दूसरे व्यक्ति को पेमेंट करना है कुछ, और मैं क्या करूँगा, एक चेक उसके नाम से साइन करके उस पर लिख के कि इतने पैसे जाके तुम मेरे अकाउंट से, या मैं डिमांड कर रहा हूँ बैंक से कि मेरे डिपॉजिट जो हैं इसको दे दिए जाएँ, या ये मैंने चेक साइन किया, ये ट्रांजेक्शन, तो वो चेक जो है वो क्या होगा, ईजिली ट्रांजेक्शन करने के लिए आसानी होगी। मुझे किसी को पेमेंट करना है तो वो उसको भरोसा है कि भाई ये जो चेक है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में अवेलेबल है, यानी कि क्या है, वो एक मनी का ही पार्ट है। तो डिमांड डिपॉजिट का मतलब ऐसा हुआ, ऐसी डिपॉजिट जिनको जब चाहें तब हम उनका डिमांड कर सकते हैं और उसको एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं चेक का यूज़ करते हुए। और थर्ड अदर डिपॉजिट्स विथ RBI। RBI जो कि हमारा सेंट्रल बैंक है, पूरे इंडिया की बैंकिंग सेक्टर को मॉनिटर करता है, उसमें भी कई सारे अमाउंट्स होते हैं और उस अकाउंट्स होते हैं, और उसकी अकाउंट्स में कुछ डिपॉजिट्स होते हैं। अब डिपॉजिट्स किसके होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। कुछ फॉरेन के बैंक्स होते हैं या फॉरेन के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, दूसरे देशों के, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया। जब कोई बाहरी व्यक्ति इंडिया में आता है, इंडिया में उसको कुछ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स करने हैं, या इंडिया में कोई कोई फर्म आई, कोई बैंक आया, या कोई वर्ल्ड बैंक जैसे कोई संस्थाएं आई, तो वो अपने पैसे किसके थ्रू लेकर आती हैं, RBI के थ्रू लेकर आती हैं, और RBI में एक अकाउंट खोलती हैं वो, और उसमें
अपने पैसे रखती हैं और फिर बाद में उन पैसों का यूज़ करके वो ट्रांजेक्शन्स करती हैं। तो उनको क्या बोला जाता है, जो वो केवल किस मोटिव से आए हैं, वो पैसे आरबीआई में किस मोटिव से रखें, केवल और केवल ट्रांजेक्शन्स के मोटिव से रखें। इस कार्ड से उसको बोला जाता है कि अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। आरबीआई के पास इंडियन गवर्नमेंट के भी पैसे होते हैं, या इंडिया के जो बैंक हैं, कॉमर्शियल बैंक्स हैं जो इंडिया में फंक्शन करते हैं, मनी सप्लाई करते हैं, उनके भी पैसे जमा होते हैं, लेकिन उनको शामिल नहीं करना है। हमको उसमें क्या शामिल करना है कि जो अदर जो लोगों के डिपॉजिट्स होते हैं आरबीआई में, और जिनका लोग केवल आरबीआई में इसलिए कि चूँकि दूसरे देश से आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, तो उनको ट्रांजैक्शन के लिए यहाँ पर पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। इस कार्ड से वो आरबीआई में अपने डिपॉजिट्स रख देते हैं। तो उन डिपॉजिट चूँकि वो किसके हैं, पब्लिक के हैं, इंडिविजुअल व्यक्ति के हैं या किसी बिजनेस फर्म टाइप के लोगों के हैं जो कि ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, तो उनको भी हम शामिल करते हैं। और इन तीनों को जो हम शामिल कर लेते हैं, तो जो मनी की वो जो क्वांटिटी आती है एट द पॉइंट ऑफ टाइम पे, एक टाइम पे जो क्वांटिटी आती है उसको टोटल को हम क्या बोल देते हैं, मनी सप्लाई बोल देते हैं। इसमें जो भी तीनों चीज़ें उसको हम और विस्तार से डिस्कस कर लेंगे कि करेंसी एंड कॉइन विथ पब्लिक का मतलब क्या हुआ, पेपर नोट्स एंड कॉइन्स। पेपर नोट्स होंगे, कॉइन होगी विथ पब्लिक। करेंसी नोट्स आल्सो टर्म्स एट, करेंसी जो नोट्स होते हैं, जो पेपर नोट्स होते हैं, करेंसी जो होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको फिएट मनी भी कहते हैं। फिएट मनी का मतलब कुछ और नहीं हो, ये ऐसा मनी है, करेंसी नोट चलते हैं ना, नोट की आप नोट पे 1000 रुपये लिखे हैं, लेकिन नोट क्या है, एक कागज़ है, लेकिन फिर भी वो 1000 रुपये में चलता है। क्यों? क्योंकि उसको गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया हुआ है। तो ऐसे मनीज को जो गवर्नमेंट के ऑर्डर पे चलते हैं उसको हम फिएट मनी भी बोलते हैं। तो इसके अलावा इसको एक नाम और बोलते हैं, उसको लीगल टेंडर मनी बोलते हैं। लीगल टेंडर मनी का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ने उनको बोला हुआ है कि ये जो पैसे हैं, या 100 के नोट हैं, 500 के नोट हैं, 2000 के नोट हैं, ये क्या है, लीगली इनका यूज़ किया जा सकता है कोई भी पेमेंट करने में। कोई भी डेप्ट है जो है, कोई किसी से उधार लिया है, जो भी चीज़ें, उसके लिए हम इस पैसे को लीगली यूज़ कर सकते, कोई इसको लेने से मना नहीं कर सकता है। ये क्या है, कानूनी रूप से बाध्यकारी है कि आपको इसे लेना है। अगर कोई आपको डेप्ट पेमेंट कर रहा है, कोई आपको पैसे पेमेंट कर रहा है, तो आपको इसे लेना ही है। आप इसको इनकार नहीं कर सकते हैं कि ये तो कागज़ है, मैं क्यों लूँ, इस पर 2000 रुपये लिखे हैं लेकिन इसकी वैल्यू कोई नहीं है, मुझे गोल्ड ला के दो या मुझे ऐसा चाहिए ला के दो। नहीं है, चूँकि ये लीगली गवर्नमेंट ने लीगल टेंडर इसको घोषित किया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये इसको लेने से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। तो ये करेंसी एंड कॉइन्स में ये सारी चीज़ें आएंगी। पेपर नोट्स, कॉइन्स आ गए किसके पास, पब्लिक के पास। उसके अलावा करेंसी और कॉइन के बारे में दो और बातें हमने पता कर ली कि इसको फिएट मनी भी कहते हैं। फिएट मनी का मतलब ऐसी मनी जो अंडर गवर्नमेंट ऑर्डर चलती है। लीगल टेंडर मतलब मनी का मतलब क्या हुआ, जो अगर कोई आपको पेमेंट कर रहा है, कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो आप उसको लीगली, कानूनी रूप से बाध्यकारी है कि आपको लेना, आप उसको लेने से इनकार नहीं कर सकते हैं। सेकंड जो हमने बात की थी, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक। जो व्यापारिक जो बैंक होती हैं उनके अंदर कुछ लोगों के डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं, इंडिविजुअल के और कंपनी के भी। तो उन डिमांड डिपॉजिट्स को हम जब चाहें तब द यूज़ ऑफ चेक जो है हम निकाल सकते हैं। डिमांड डिपॉजिट्स आर द डिपॉजिट्स विच कैन बी इनकैश्ड बाय यूजिंग चेक, जिनको कभी भी हम कैश के रूप में चेक का यूज़ करके निकाल सकते हैं। डिमांड डिपॉजिट ट्रीटेड एज इक्वल टू करेंसी, ये करेंसी के इक्वली ही ट्रीट की जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो जैसे करेंसी से हम नोट देकर ट्रांजेक्शन करते हैं, वैसे डिमांड डिपॉजिट में कैसे ट्रांजेक्शन करते हैं, चेक देकर ट्रांजेक्शन करते हैं, और दोनों को उतना ही दोनों की उतनी ही वैल्यू है, दोनों सेम अमाउंट में जनरली एक्सेप्टेड है। तो डिमांड डिपॉजिट इज ट्रीटेड एज इक्वल, करेंसी के जैसा ही उसको यूज़ किया जाता है, रेडली एक्सेप्टेबल है एज ए मेजर ऑफ पेमेंट। किसी को पेमेंट करना है तो आप उसको तुरंत चेक लिख कर दे दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर कोई एक्सेप्ट करता है उसको। थर्ड, अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, डिपॉजिट हेल्ड बाय आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ फॉरेन बैंक या फॉरेन के गवर्नमेंट। अगर कोई दूसरे देश के लोग, इंडिया सरकार जो है इंडिया में कुछ अनुदान देना चाहती है, इंडिया में कुछ काम करना चाहती है, तो वो भी अपने पैसे कैसे लेके आती है, आरबीआई के माध्यम से लेकर आती है। तो वो आरबीआई में पैसे रखे रहते हैं। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, पब्लिक के कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि फॉरेनर लेकर आते हैं, या पब्लिक इंस्टीट्यूशन जो पैसे रखती हैं आरबीआई में, किसके लिए, खर्च करने के लिए, ट्रांजेक्शन करने के लिए। वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, ये सारे पैसे वर्ल्ड बैंक के, आईएमएफ के पैसे आरबीआई में आते हैं, तो किस लिए आते हैं, केवल और केवल ट्रांजेक्शन मोटिव से आते हैं, खर्च करने के मोटिव से आते हैं। मतलब वो किसके पैसे होते हैं, खर्च होंगे तो वो मनी सप्लाई का ही पार्ट होते हैं। और लेकिन ये इसमें होता क्या, डज नॉट इंक्लूड डिपॉजिट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एंड कॉमर्शियल बैंक। इंडियन गवर्नमेंट के और कॉमर्शियल बैंक के डिपॉजिट्स को उसमें शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, पब्लिक से रिलेटेड चीज़ों की बात कर रहे हैं। और ये दोनों क्या हैं, मनी के सप्लायर हैं या मनी के जनरेटर, या मनी जनरेट करते हैं, क्रिएट करते हैं, ना कि इसका यूज़ करते हैं। बाकी लोग क्या हैं,
इंडिया में पैसे जो है नोट जो है यही दो लोग पैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये लोग क्या है, केवल और केवल इंडियन पैसों का या मनी का केवल और केवल इंडिया में यूज़ कर सकते हैं। कोई फॉरेन की गवर्नमेंट इंडिया में पैसे चला नहीं सकती है। मार्केट में फॉरेन की गवर्नमेंट कोई नई मुद्रा जनरेट नहीं कर सकती, क्योंकि वो कानूनी रूप से अमान्य होगी। तो यही दो हैं जो पैसे को जनरेट करते हैं या पैसों की सप्लाई करते हैं, और ये सारे लोग जो क्या हैं वो पैसे का यूज़ करते हैं। तो इन सबको मिलाकर हमने किसकी बात की, इसमें जब तीनों को प्लस कर देंगे तो कौन सा निकल के आएगा हमारे पास, उसको बोलते हैं M1 मनी सप्लाई, या मनी सप्लाई का M1 मेजर है ये। इन तीनों चीज़ों को याद रखना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन सी चीज़ें शामिल की जाती हैं तब हम M1 तक पहुँचते हैं। ये हो गया हमारा पूरा चैप्टर। इसके अलावा M2 M3 M4 भी हैं, लेकिन उसकी उतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, वो सिलेबस में नहीं है। मनी के फंक्शन जो हैं वो भी सिलेबस में नहीं है, इसलिए हमने उन सारी चीज़ों को डिस्कस नहीं किया।